Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So last class में मैंने स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने लिपिड बायलेयर्स डिस्कस किया था जिसमें मैंने मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में बताया था, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल. सो आज मैं आगे स्टार्ट करती हूँ क्लास को. लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ CSIR के क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर आई हूँ. जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ मेमेलियन सेल्स बट इज एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट प्रोकैरियोटिक एंड प्लांट सेल. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन मेमेलियन सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन है फॉस्फोग्लिसराइड्स, सेकेंड इज एर्गोस्टेरॉल, थर्ड इज कोलिन एंड फोर्थ इज कोलेस्ट्रॉल. हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर है कोलेस्ट्रॉल. कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि मेमेलियन सेल्स होते हैं उसमें ही पाया जाता है और प्लांट सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है. तो करेक्ट आंसर इज कोलेस्ट्रॉल. ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, ये हमारे CSIR के पार्ट बी का क्वेश्चन था. आंसर इज 4. अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो कि मैंने पार्ट बी का क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया हुआ है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द नर्व सेल्स. नर्व सेल्स के अराउंड सबसे कॉमन टाइप का फॉस्फोलिपिड कौन सा होता है? ऑप्शन है यहाँ पर फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल इज द सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, ये थर्ड ऑप्शन है फॉस्फेटिडिल सेरीन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्फिंगोमाइलिन. करेक्ट आंसर इज स्फिंगोमाइलिन. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही ये चीज डिस्कस की थी, यही सेम टॉपिक डिस्कस किया था कि स्फिंगोमाइलिन जो होता है वो नर्व सेल को सराउंड करता है और नर्व सेल के अराउंड सबसे अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 विच वॉज स्फिंगोमाइलिन. अब बात करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बायलेयर. हमने पढ़ाई की थी कि लिपिड का जो बायलेयर होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लिपिड बायलेयर का बना होता है जो कि एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड स्ट्रक्चर की बोल रहे हैं तो हम फ्लूइडिटी की भी बात करते हैं. यहाँ पर फ्लूइडिटी जो होती है लिपिड बायलेयर की ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी वैल्यू जो होती है फ्लूइडिटी एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शन के लिए जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है उसकी एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए. मतलब फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी हाई हो गई और बहुत ही फ्लूइडिटी कम भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा रिजिड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे कि क्या हो, गैसेस का डिफ्यूजन ना हो पाए. ठीक है, तो जो फ्लूइडिटी होती है, अगर हम कंपोनेंट देखें कोई कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है फ्लूइडिटी. मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसपे कि हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर की डिपेंड करती है. अगर इन जनरल एक स्टेटमेंट देखा जाए, इन जनरल अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होती है. ठीक है, इन जनरल एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होती है. अगर कोई बहुत ही अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी, उसका फ्लूइड नेचर आ जाएगा. ठीक है, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो सकता है. ठीक है, फ्लूइडिटी बढ़ना मतलब वो मेम्ब्रेन जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि मेल्ट बहुत जल्दी कर सकता है. ठीक है, lowering of temperature cause a free flowing low viscous fluid like membrane structure to a more rigid gel like organization, hence decrease the fluidity of the membrane. अगर हम टेम्परेचर कम होता है, अगर टेम्परेचर लो होता है तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी क्या होती है, कम होती है. फ्लूइडिटी कम होती है एंड मोर रिजिड और जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बदल जाता है. तो ये अगर फ्लूइडिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की वो डिक्रीज होगी. ये दो ऐसे फैक्ट, ये एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अफेक्ट हो रही है टेम्परेचर से. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, लो टेम्परेचर है, देन डिक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर फैक्टर्स जो हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा इन जनरल स्टेटमेंट हमने देख लिया, उसके अलावा हमने देखा है कि लिपिड का कॉम्पोजिशन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि लिपिड बायलेयर की फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की अप्रोप्रिएट फ्लूइडिटी के लिए प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Cholesterol has important effect on membrane fluidity by decreasing the mobility of the outer portions of the phospholipid fatty acid chain. So कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल जो डिक्रीज करता है मेम्ब्रेन की मोबिलिटी को, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है by decreasing the mobility of the outer portion of the phospholipid fatty acid chain. जो आउटर लेयर की जो फैटी एसिड चेन होती है उसकी फॉस्फोलिपिड के मोबिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है, इस तरीके से कि ये अफेक्ट करता है फ्लूइडिटी को। एट हाई टेम्परेचर इट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन एंड रेजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट लोअर टेम्परेचर इट इंटरकैलेट्स between the phospholipid and prevent them from clustering and together and stiffening and prevent the hydrocarbon chain from coming together and crystallizing. इस लाइन को समझते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो अगर हाई टेम्परेचर होगा, हमने ये बात की है अभी कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो अब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अगर इंक्रीज कर जाएगी तो बहुत ज्यादा फ्लोई हो जाएगा, बहुत लिक्विड हो जाएगा, राइट। तो उसकी फ्लूइडिटी को कम करने के लिए क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर जिसमें कि मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर देंगे मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, तब जाकर के वो मेल्ट करेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये आ रही है कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंस से। सो अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में देन इट रेजेस द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करके मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, उसको फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी उसकी कम करता है। जब हम लो टेम्परेचर पे देखते हैं, लो टेम्परेचर पे क्या होता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होती है? कम होती है। एट लो टेम्परेचर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीजेस, और क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइटनिंग होगा, बहुत स्टिफनिंग होगा, और जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है वो बहुत ज्यादा पास आ सकते हैं और क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो चीज है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? मेम्ब्रेन में, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, लिपिड बायलेयर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर को इंटरकैलेट करता है, जैसे यहाँ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो गया। सो इंटरकैलेट्स, ठीक है, इंटरकैलेट्स करता है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए, और ये जो आपस में स्टिफनिंग को ये रोकता है, प्रिवेंट्स द हाइड्रोकार्बन चेन फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड क्रिस्टलाइजिंग। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कोलेस्ट्रॉल की, जो क्या करता है? हाई टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है और मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, एंड लो टेम्परेचर पे इंटरकैलेट करता है लिपिड बायलेयर को, एंड देयर बाय डिक्रीज द स्टिफनिंग एंड प्रिवेंट द हाइड्रोकार्बन चेन फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड क्रिस्टलाइजिंग, क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की, लिपिड बायलेयर की फ्लूइडिटी की, तो एक सेकेंड फैक्टर है जो कि फ्लूइडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, दैट इज द लिपिड कॉम्पोजिशन। लिपिड का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। सो द लिपिड कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट्स इट्स फ्लूइडिटी। द फैटी एसिड ऑफ मोस्ट नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स हैज one or more double bonds unsaturated fatty acids which introduce kinks into the hydrocarbon chain and make them difficult to pack together. अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एक लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हम ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये एक टेल जो होता है वो स्लाइडली थोड़ा सा वो टेढ़ा होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर किंग्स प्रेजेंट है। ये किंग्स जो है इसे हम किंग्स बोलते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेशन। जो एक फैटी एसिड टेल होती है वो कैसी होती है? अनसैचुरेटेड होती है, और एक टेल कैसी होती है? सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये अनसैचुरेशन जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये किंक इंट्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में। ये जो फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन्स की बनी होती है, सो ये जो अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड फैटी एसिड्स हैं, ये किंक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन चेन में, और उसको पैक होने से डिफिकल्टी कर रहे हैं, वो आपस में पैक नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये एक लिपिड का कॉम्पोजिशन जो है वो डिसाइड कर रहा है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली मेम्ब्रेन कंटेन मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोर फ्लूइड, ठीक है। तो जितना ज्यादा फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा उतना ज्यादा दूर होंगे और उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी।
सो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, लिपिड बायलेयर के फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वन इज द लिपिड कॉम्पोजिशन एंड सेकेंड इज द कोलेस्ट्रॉल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम एक समरी देखें. एक यहाँ पर एक डिस्कशन है, दैट इज एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट टू मेंटेन द फ्लूइडिटी. अब जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, जो कि वहां ठंडा बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ठंडा ज्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत कम. सो ऐसे टेम्परेचर में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए, लिपिड बायलेयर की फ्लूइडिटी के लिए क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी उनकी बॉडी में उनके मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. So first factor is they have high proportion of unsaturated fatty acids in the lipid of the plasma membrane. तो उनके मेम्ब्रेन में unsaturated fatty acid का proportion क्या होता है, ज्यादा होता है, ताकि वो क्या हो, ज्यादा स्पेस हो, वो पैक ना हो सके. ठीक है, अगर पैक हो जाएंगे, स्टिफन हो जाएंगे, बहुत पास हो जाएंगे, तो क्या होंगे, क्रिस्टलाइज कर जाएंगे. ठीक है, बहुत सॉलिड हार्ड हो जाएंगे, रिजिडिटी बहुत हाई हो जाएगी. ठीक है, सो नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ इज लेस टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी. सो नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ जो होती है, कार्बन चेन लेंथ, सो कार्बन चेन लेंथ क्या होती है, ऐसे एनिमल्स में कम होती है ताकि फ्लूइडिटी क्या हो, इंक्रीज हो सके. सो कार्बन चेन लेंथ कैसी होती है, लेस होती है, टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी. ठीक है, टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए कार्बन चेन लेंथ क्या होती है, कम होती है ऐसे एनिमल्स में जो कि क्या कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी. द थर्ड इज द सिस कॉन्फर्मेशन शुड बी हाई. अब जो फैटी एसिड चेन होता है उसमें अगर डबल बॉन्ड, अगर व्हाट इज सिस कॉन्फर्मेशन एंड ट्रांस कॉन्फर्मेशन, ये देख लें. अगर जैसे अगर कार्बन का डबल बॉन्ड है या कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी ले सकते हैं. सो अगर जो ग्रुप है, ग्रुप अगर सेम साइड पे अटैच है, ठीक है, तो दिस इज द सिस कॉन्फर्मेशन. ठीक है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आप समझ सकते हो. एंड अगर ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे है, ओके, मैं इसको इरेज कर दे रही हूं. सो कार्बन पे अगर एक साइड ग्रुप, दो कार्बन पे अगर ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है, ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा ट्रांस कॉन्फर्मेशन होता है, ट्रांस कॉन्फर्मेशन होता है. और अगर सेम साइड पे होता है तो ये सिस कॉन्फर्मेशन होता है. टू मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इन द एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स के लिए जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सिस कॉन्फर्मेशन शुड बी हाई. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कंटेंट शुड बी हाई. तो ऐसे एनिमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उनकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ज्यादा स्टिफनिंग ना हो, ज्यादा पास ना आए, तो इसीलिए क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन हाई होता है. सेकेंडली, नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंथ लेस होता है, सिस कॉन्फर्मेशन हाई होता है, एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का कंटेंट हाई होता है. Now animals in cold climate to maintain the fluidity, ऐसे एनिमल्स जो कि हॉट क्लाइमेट में पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि हॉट क्लाइमेट में पाए जाते हैं. अब वी नो दैट हॉट क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा. अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लूइडिटी बहुत बढ़ जाएगी, राइट. तो ऐसे में फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, शुड हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ saturated fatty acid in the lipids of the plasma membrane. So उनमें जो proportion होता है saturated fatty acid का वो high होता है, because unsaturated fatty acid क्या कर रहे थे, fluidity को बढ़ा रहे थे, right. So इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, fluidity को कम करना है, क्योंकि already क्या है, बहुत गर्मी है और बहुत temperature high है, right. So should have high proportion of unsaturated fatty acids in the lipid of the plasma membrane. Second point है, number of carbon chain length is high to decrease the fluidity. जो कार्बन चेन लेंथ क्या होता है, यहाँ पर हाई होता है ताकि फ्लूइडिटी को डिक्रीज किया जाए और मेंटेन किया जाए, एक ऑप्टिमल वैल्यू पे लाया जाए. डिक्रीज करने का मतलब है ऑप्टिमल वैल्यू पे ला रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लूइडिटी बढ़ जा रही है, ऑप्टिमल नहीं रह रही है. तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमल वैल्यू पे ले आना. ऑप्टिमल वैल्यू पे लाने के लिए ये फैक्टर्स होते हैं ऐसे एनिमल्स में जो कि ऑलरेडी क्या हॉट क्लाइमेट एरिया में पाए जा रहे हैं. सो ट्रांस कॉन्फर्मेशन शुड बी हाई. हमने क्या देखा था वहां पर जब कोल्ड में था, सिस कॉन्फर्मेशन. यहाँ क्या है,
ट्रांस कॉन्फर्मेशन, जो फैटी एसिड की चेन होती है उसमें ट्रांस कॉन्फर्मेशन शुड बी हाई। लास्ट इज द ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड कंटेंट शुड बी हाई। सो ये सारे फैक्टर्स उन एनिमल्स में होते हैं जो कि हॉट क्लाइमेट में पाए जाते हैं टू मेंटेन द फ्लूइडिटी। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, when amphiphilic molecule are exposed to an aqueous environment their behavior changes। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, so प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें एक लिपिड का मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें एक पोलर हेड ग्रुप था एंड हाइड्रोफोबिक टेल था, राइट। सो पोलर हेड ग्रुप था, पोलर हेड ग्रुप था एंड हाइड्रोफोबिक टेल था, ठीक है। पोलर हेड ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, है ना। एंड दो ये फैटी एसिड की जो चेन थी वो क्या थी, हाइड्रोफोबिक। तो जो हेड ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, द हेड ग्रुप विच इज हाइड्रोफिलिक, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मींस उनके वाटर के साथ अफिनिटी अच्छी है, उनके वाटर के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है ना, उनके वाटर के साथ वो रह सकते हैं इजीली, उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं उनको वाटर के साथ दिक्कत होगी क्योंकि वो वाटर से क्या डरते हैं, हाइड्रोफोबिक है, राइट। सो जब ऐसे फॉस्फोलिपिड जब वाटर के कंटेंट में आते हैं, एक्वस एनवायरनमेंट मींस वाटर के कंटेंट में आते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे पैक करके एक क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मिसिली का फॉर्मेशन करते हैं। दे स्पॉन्टेनियसली पैक टुगेदर टू मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक टेल टू वाटर एंड मैक्सिमाइज एक्सपोजर ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक हेड टू वाटर। सो अपने टेल को छुपाते हुए, ठीक है, एक्सपोज करते हैं वो अपने पोलर हेड ग्रुप को, वाटर को, ठीक है। समवेयर ये एक स्फेरिकल मिसिली ऐसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, जहां पर ये अपने हाइड्रोफोबिक टेल को इंटीरियर की तरफ रखते हैं अवे फ्रॉम वाटर एंड जो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप को एक्सपोज करते हैं टू द एक्वस एनवायरनमेंट एंड हाइड्रोफोबिक टेल को वाटर से बचाते हुए क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं उसका एक्सपोजर टू द वाटर। अगर ये एक्वस एनवायरनमेंट है ये बाहर का, तो यहाँ हाइड्रोफोबिक टेल को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक टेल को मिनिमाइज कर रहे हैं उसका एक्सपोजर, ठीक है। एंड हाइड्रोफिलिक जो हेड है उसको वाटर से क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द शेप द ऑप्टिमल पैकेजिंग अरेंजमेंट इज अचीव्ड इन आइदर इन टू वेज। पहला है क्या करते हैं, स्फेरिकल मिसिली, जो कि मैंने दिखा दिया, ये स्फेरिकल मिसिली का फॉर्मेशन करते हैं एंड with their tail inwards so that they can form, या फिर ये क्या फॉर्म करते हैं, डबल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे डबल लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बाय लेयर का, जिससे क्या होता है कि इनका हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो इंटीरियर की तरफ होता है फेसिंग ईच अदर एंड दे आर नॉट एक्सपोज टू द एक्वस एनवायरनमेंट एंड देयर हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप इज एक्सपोज टू द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो they can form double layer sheets or bilayer with their hydrophobic tail sandwiched between the hydrophilic head group। so hydrophilic head group के बीच में उनका hydrophobic tail sandwiched होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होता है when the amphiphilic क्या बोल रहे हैं, जब कोई किसी मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होता है एक साथ, तो उसको बोलते हैं एम्पीफिलिक, राइट। सो यहाँ पर देखें अगर एक लिपिड के मॉलिक्यूल को, सो इसमें पोलर हेड ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक है एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो कि हाइड्रोफोबिक है, द फैटी एसिड टेल इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम्पीफिलिक। तो अगर एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल को एक्सपोज कर रहे हैं टू द एक्वस एनवायरनमेंट तो उनका बिहेवियर ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन सी हियर द माइसिली। तो इस तरह से माइसिली का फॉर्मेशन होता है, ये एक्वस एनवायरनमेंट है, ये पोलर हेड ग्रुप्स है, द हेड ग्रुप्स, और ये हमारा हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनवर्ट की तरह है अवे फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो फैटी एसिड टेल है, ये हाइड्रोफोबिक है, फैटी एसिड टेल। और ये या तो ये फॉर्मेशन करेंगे माइसिली का, स्फेरिकल माइसिली, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये क्या था, ये हाइड्रोफिलिक था, हेड ग्रुप क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था।
सो व्हाट इज लाइपोसोम? अब लाइपोसोम की बात करें, सो लाइपोसोम इज स्ट्रक्चरली, लाइपोसोम आर स्फेरिकल और मल्टी लेयर्ड स्फेरिकल vesicles made by the self assembly of diacyl chain phospholipids lipid bilayer in aqueous solution. So aqueous solution में जैसे हमने मिसली देखा, सेम मिसली की तरह ही लाइपोसोम का भी फॉर्मेशन होता है, बट मिसली में एक सिंगल टेल था. सो मिसली में क्या था, एक सिंगल टेल था. यहाँ पर ये मिसली में क्या होता है, सिंगल टेल होता है. ओके बट लाइपोसोम क्या है? लाइपोसोम bilayer. The bilayer phospholipid membrane has a hydrophobic tail and a hydrophilic head group that leads to the formation of an amphiphilic structure. So liposome क्या है? Liposome भी bilayer जो phospholipid tails है उसमें भी hydrophobic और hydrophilic उसमें भी content है, right? So the bilayer phospholipid membrane has a hydrophobic tail and a hydrophilic head that lead to the formation of amphiphilic structure. Liposome can be made from both natural and synthetic phospholipid. So synthetic इसको लैबोरेटरी में भी बनाया जाता है क्योंकि ये एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज होता है. ठीक है, तो यूज ऑफ लाइपोसोम आर आर्टिफिशियल ड्रग डिलीवरी वेसिकल इन व्हीकल्स एंड मेडिसिन. मेडिसिन में किसी आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, लाइपोसोम का यूज किया जाता है. लाइपोसोम के अंदर क्या होता है, आयन को इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन अगर किसी चीज को मेम्ब्रेन के क्रॉस कराना है तो वो लाइपोसोम की मदद से हो जाता है. सो वी कैन सी हियर द लाइपोसोम स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल इस तरीके से फॉर्म करते हैं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसमें इनका हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप एक्सपोज होता है आउटसाइड एनवायरमेंट को, ठीक है, एक्वस एनवायरमेंट को, और हाइड्रोफोबिक टेल आर सैंडविच बिटवीन द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप. सो माइसिली में मैं एक चीज यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी. सो माइसिली में हम देख रहे हैं एक सिंगल हाइड्रोफोबिक, इनका फैटी एसिड टेल एक सिंगल टेल फॉर्म करता है माइसिली. ठीक है, लाइपोसोम में डबल लेयर बोथ द टेल्स होते हैं. ठीक है, बोथ द टेल्स फॉर्म द लाइपोसोम, बट माइसिलीज में क्या होता है, एक सिंगल टेल फॉर्म द माइसिलीज. ठीक है, एक ही टेल यहाँ पर हम देख सकते हैं, हर एक हाइड्रोफोबिक का वन टेल. सो एक टेल जो होता है वो फॉर्म करता है माइसिली विद द सिंगल टेल. ओके, व्हाट इज लिपिड राफ्ट? सो लिपिड में क्या होता है, लिपिड बायलेयर में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सारे एक साथ बहुत ज्यादा नंबर में एग्रीगेटेड होते हैं. सो लिपिड बायलेयर में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड in the bilayer of plasma membrane are aggregated, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एग्रीगेशन होते हैं to form stable, more ordered and slightly thicker माइक्रोडोमेन्स जिसको लिपिड राफ्ट बोलते हैं. इन रीजन्स को ही हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइकोस जीपीआई लिंक प्रोटीन, ठीक है, prominently present in the non-cytosolic leaflet of these raft, and the palmitoylated proteins are common in the cytosolic leaflet. When rafts have a distinctive protein and lipid composition, all rafts do not appear to be identical in terms of either the protein or the lipid that they contain. So यहाँ पर यही बात कही गई है कि ये जो प्रोटीन्स और ये जो लिपिड होते हैं, इसमें ये जो होते हैं ये अलग अलग प्रोटीन्स और लिपिड हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये रिच होते हैं इन कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. सो ये जो रीजन्स है लिपिड के, वी कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर, द कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है ये बहुत ज्यादा एक साथ नंबर में प्रेजेंट है, और इसी रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, सेम रीजन को हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं. ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे लिपिड राफ्ट्स या माइक्रो डोमेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो इनका फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं? सो ये मेम्ब्रेन सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग का रोल प्ले करते हैं. मेम्ब्रेन सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. सो मेम्ब्रेन सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग क्या कि एक जैसे ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन जो होता है वो वेसिकल के फॉर्म में बेड होता है एंड इट फ्यूज टू द गोल्जी. ठीक है, फिर वो गोल्जी बॉडी से, गोल्जी एपरेटस से जाके फ्यूज करता है, फिर वहां से बड होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ रिलीज होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इट इज द मेम्ब्रेन सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग. ठीक है,
सेकेंड इज सेल पोलराइजेशन। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं लिपिड राफ्ट, जहां पर हाई नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्विंगोग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, ये जो रीजन है ये एक सेल में पोलैरिटी क्रिएट कर देता है। सो दिस इज द सेल पोलराइजेशन, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस वी नो द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, जहां पर क्या होता है, प्लाज्मा सेल जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे एंडोसाइटोसाइज करता है एंड फिर अंदर एंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन कर देता है इनसाइड द सेल, ठीक है। सो ये जो रीजन होता है ये भी क्या होता है, ये लिपिड ड्राफ्ट का ही रीजन ये यूजुअली कर रहा होता है। और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस में भी, ये सेल सिग्नलिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस में भी ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट रोल प्ले करता है लिपिड ड्राफ्ट का। सो लिपिड मूवमेंट, okay, now let's study the lipid movement. What is lipid movement? The first type of movement is rotational, ठीक है। The phospholipid rotates on its axis to interact with its intermediate neighbor. The second type of movement is lateral. The phospholipid move around one leaflet, ठीक है। And the third type of movement is phospholipid to move between both the leaflet of the bilayer in transverse movement, a flip-flop manner. And the last is the flexon movement. इस सारे movements को we can see here. This is the flip-flop movement where क्या होता है कि एक लिपिड मॉलिक्यूल जो है यहाँ से ऊपर लेयर में फ्लिप कर सकता है, ऊपर के लेयर से मतलब आउटर लेयर से इनर की तरफ, इनर से आउटर की तरफ, ठीक है। इसे ट्रांसवर्स मूवमेंट भी बोलते हैं। द रोटेशनल मूवमेंट वी नो द रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये फ्लेक्सॉन मूवमेंट, यहाँ आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि ये कैसे मूव करते हैं। लेटरल मूवमेंट, ये लेटरल डिफ्यूजन, इधर से उधर पास करते हैं। सो दिस इज द लेटरल डिफ्यूजन। सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि मदद करती हैं इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को ये करवाती हैं। दैट इज पहले जो सबसे पहला जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो है फ्लिपेज। फ्लिपेज क्या करता है, इसको फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लिपेज क्या करता है, ये जो होता है ये मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड स्पीसीज फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर लीफलेट टू द साइटोसोलिक लीफलेट इन एटीपी डिपेंडेंट मैनर। सो फ्लिपेज क्या करता है कि अगर हम लिपिड बाइलेयर को देखें, सो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से ये फ्लिप करता है कहां पर, साइटोसोलिक लीफलेट में। जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन एसिमेट्री दैट कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ, सो एक तरह से एसिमेट्री क्रिएट होती है, क्योंकि जो दोनों लिपिड की बायलेयर में हम देख सकते हैं कि कुछ जो लिपिड के प्रोटीन्स, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल कोलिन, इथेनोलामाइन, है ना, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो इनर लीफलेट में होते हैं, कुछ आउटर लीफलेट में होते हैं, ठीक है। सो फ्लिपेज जो होता है दैट, ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि कैटलाइज करता है मूवमेंट स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड का एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से टू द साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ लेकर आता है और ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ये जब मूवमेंट करता है तो ये एटीपी का यूज करता है। सेकेंड इज द फ्लॉपेज। फ्लॉपेज भी एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसे भी प्रोटीन ट्रांसलोकेटर बोलते हैं। ये भी मूवमेंट करता है फॉस्फोलिपिड का रिवर्स डायरेक्शन में, दैट इज ये साइटोसोलिक से ये एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट की तरफ क्या करता है, मूव करता है इन अ एटीपी डिपेंडेंट मैनर। एंड द लास्ट इज द स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज क्या करता है, ये एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में ये क्या करता है, लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है बाय डायरेक्टली, किसी भी तरफ मूव करता है, या तो एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ, या इंट्रासेलुलर से या साइटोसोलिक से एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ, ये दोनों साइड ये मूवमेंट करता है, ट्रांसलोकेट करता है। सो ये तीन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो कि इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को या ट्रांसवर्स प्रोसेस को, मूवमेंट को ऑफ फॉस्फोलिपिड ये कैटलाइज करते हैं। एंड दिस स्क्रैम्बलेज जो होता है ये एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में। सो बाकी दोनों एटीपी डिपेंडेंट मैनर में, बट स्क्रैम्बलेज इज एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में मूवमेंट करता है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है।
हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में लास्ट वीडियो में, मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने जो बाकी मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज हैं, जो मेम्ब्रेन के जो बाकी जैसे प्रेजेंट चीजें हैं, जैसे कि लिपिड राफ्ट हो गया है ना, स्फेरिकल माइसिलीज क्या होते हैं, लाइपोसोम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, और उसके पहले भी हमने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, लिपिड राफ्ट के बारे में, ठीक है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, ये सारी चीजें आज इस क्लास में डिस्कस की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।